नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका पीटी स्पेशल के इस नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि पीटी स्पेशल सीरीज में हम इतिहास के कुछ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उससे मिलते-जुलते इसी स्तर के अन्य प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमने इससे पहले अर्ली मिडाइवल इंडिया के कुछ सेशंस में अर्ली मिडाइवल इंडिया के कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया था और आज के इस नए वीडियो में हम एक और चैप्टर आगे बढ़ते हुए आज के हम अपने नए चैप्टर पर शुरुआत करेंगे और वो है आपका सोर्सेज ऑफ मिडाइवल इंडिया। जिस तरह से हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हुए सबसे पहले कुछ चैप्टर्स में सोर्सेस को पढ़ते हैं जहाँ पर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज आदि में फोकस करते हैं, ठीक उसी प्रकार मिडाइवल इंडिया को भी शुरू करते समय हम इस चैप्टर से रूबरू होते हैं जहाँ पर हम मिडाइवल इंडिया के मेनली लिटरेरी सोर्सेज पर फोकस करते हैं क्योंकि यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का महत्व उतना नहीं रह जाता और उसकी अपेक्षा लिटरेरी सोर्सेज का महत्व बढ़ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ मिडाइवल इंडिया के पहले सेशन को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले प्रश्न से सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और ये प्रश्न रिलेटेड है अलबरूनी से। अलबरूनी के नाम आप सभी परिचित होंगे। मिडाइवल इंडिया में पहले ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में आपके तारीख हिंद को माना जाता है, जिसे किताब उल हिंद भी कहा जाता है और इसके रचनाकार थे अलबरूनी। तो ये फैक्ट तो सभी को पता है, थोड़ा और डेप्थ में हम पढ़ते हैं। अलबरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इस पर्टिकुलर ग्रंथ, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के बारे में आपसे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन स्टेटमेंट्स में आपको कौन सा सही है इसको छांटना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा सही है। इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह अरबी भाषा में लिखा गया है। तो अलबरूनी आपको पता है अच्छी तरह से महमूद गजनवी के साथ भारत पर आक्रमण के समय मौजूद था और इसने उस आक्रमण के विषय में, भारत के तत्कालीन सामाजिक धार्मिक स्थिति के विषय में काफी विस्तार से अपने ग्रंथ में लिखा है। तो इसी क्रम में अगर हम देखें इस ग्रंथ की भाषा को, तो ये भाषा नो डाउट अरबी थी क्योंकि वह स्वयं मध्य एशिया से आया हुआ था, एक अरबी था। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट आपका हो गया करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट आपसे कह रहा है सामान्यतः इसके प्रत्येक अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से की गई है। ये भी इसमें भी अगर आप देखेंगे तो अलबरूनी द्वारा लिखित किताब उल हिंद जो ग्रंथ है, इसमें कुल आपको 80 अध्याय देखने को मिलेंगे और इन 80 अध्याय या चैप्टर्स की अगर आप बात करेंगे तो इनकी जो स्टार्टिंग है वो कहीं ना कहीं एक प्रश्न के माध्यम से ही की गई है और उस प्रश्न का उत्तर देता हुआ अलबरूनी हमको दिखाई पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट भी इसके बारे में सही है। थर्ड स्टेटमेंट आपसे कह रहा है इसमें अलबरूनी ने खगोल और माप तंत्र विज्ञान संबंधित विशिष्ट जानकारी प्रदान की है। तो आपको पता होना चाहिए इस ग्रंथ में मुख्य रूप से सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था की चर्चा है। सामाजिक यानी सोशल और धार्मिक मतलब आपका रिलीजियस। तो इन सभी चीजों पर विशेष रूप से अलबरूनी फोकस किया है। साथ ही साथ उस समय के तकनीकी विकास के विषय में भी, खगोल विकास के विषय में भी अलबरूनी ने भारत की स्थिति को बताया है। तो उस समय की खगोल विज्ञान और इसके अलावा मापतंत्र विज्ञान, इन सभी चीजों पर अलबरूनी के इस ग्रंथ द्वारा हमें भारत की स्थिति पर प्रकाश पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट भी इसलिए आपका हो जाएगा सही। क्योंकि प्रश्न में दिए गए तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं और आपसे सिर्फ सही कथन ही पूछे हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। जिसने भी अलबरूनी के बारे में पढ़ा होगा, उसे किताब के बारे में पढ़ा होगा, बहुत आसानी से इस प्रश्न को कर लेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से अलबरूनी के ऊपर ही है, उसी पुस्तक के ऊपर है और उसमें थोड़ा और डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे हम। अलबरूनी द्वारा जाति व्यवस्था पर दिए गए विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए जाति व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि अलबरूनी के ग्रंथ में मुख्य रूप से आपको तत्कालीन भारत के सोशल और इसके साथ साथ रिलीजियस एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे। समाज और धर्म की चर्चा इसमें होती हुई दिखाई पड़ेगी और अलबरूनी के इसी ग्रंथ की सामाजिक व्यवस्था में जाति व्यवस्था के ऊपर यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या और अपवित्रता की मान्यता दोनों को स्वीकार किया। किसने? अलबरूनी ने। तो अलबरूनी का जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, उसकी थीम को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो तत्कालीन धर्म के बारे में बताता है। इसके साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया में या फिर इंडिया के उस तत्कालीन भारत की स्थिति की बात की जाए तो उस समय के धर्म के विषय में वो इस बात की व्याख्या करता है कि किस प्रकार समाज में अभी भी ब्राह्मणवाद सर्वत्र है और ब्राह्मणों का वर्चस्व सबसे ऊपर है। लेकिन अगर हम बात करें अपवित्रता की मान्यता, तो यहाँ पर अलबरूनी का ग्रंथ अपवित्रता के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता और इसे मान्यता प्रदान नहीं करता,
इसलिए ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा गलत। सेकेंड स्टेटमेंट आपसे कह रहा है उसने भारतीय समाज को यानी इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों और मनुस्मृति आदि का अध्ययन किया। तो अलबरूनी एक विद्वान व्यक्ति था और उसने तत्कालीन भारतीय इतिहास को लिखने के क्रम में, उन घटनाओं को लिखने के क्रम में उसने कई भारतीय प्राचीन साहित्यों का अध्ययन किया जिनमें ये सभी साहित्य शामिल थे। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका सही। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो ऐसे में आपका उत्तर हो जाएगा केवल 2, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन इट्स अ इजी क्वेश्चन, जिसको भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा इस किताब उल हिंद के बारे में वो आसानी से इस प्रश्न को कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे इब्न बतूता के बारे में है। सामान्य जानकारी अगर हम देखें तो इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था और लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास उसने भारत की यात्रा की थी, जब भारत में तुगलक वंश शासन कर रहा था। और उसने अपनी पुस्तक रिहला में तत्कालीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था की चर्चा की थी। पुस्तक का नाम रिहला है, समय है 14वीं शताब्दी और स्थान जहां से वो आया था, देश कौन सा था, मोरक्को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट पर। पहला स्टेटमेंट कह रहा है उसने 14वीं शताब्दी के भारतीय समाज की जानकारियां दी। मैंने आपको जस्ट बताया अभी कि 14वीं शताब्दी में ही इब्न बतूता भारत आया था और उसी समय के समाज और अर्थव्यवस्था की जानकारी उसने दी है। स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड कह रहा है उसका जन्म तंजियर में हुआ था। तंजियर वही स्थान है मोरक्को का जहां पर उसका जन्म हुआ था, जहां से वो भारत आया था। स्टेटमेंट अगेन इज करेक्ट। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा कि राजमार्ग पूर्णतः सुरक्षित थे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंसर्न करना है कि इब्न बतूता ठीक उसी प्रकार जैसे कभी होयनसांग भारत आया था, उसने अपनी पुस्तक में तत्कालीन हर्षवर्धन के समाज की जानकारी दी थी, लेकिन उसने स्वयं इस चीज का वर्णन किया था कि जो राजमार्ग थे वो सुरक्षित नहीं थे और उसे खुद कई बार लोगों डाकुओं ने लूट लिया था। ठीक उसी प्रकार इब्न बतूता ने भी अपने ग्रंथ में लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय, तुगलक वंश के समय जो राजमार्ग थे वो सुरक्षित नहीं थे और वो खुद कई बार लूट का शिकार हुआ है। दैट इज वाई इस स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत। पहला और दूसरा दो स्टेटमेंट आपके सही है, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। तो आपका उत्तर निकल कर आया ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है और यहाँ पर उन्हीं कुछ यात्री जो भारत में आए और उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी, इसके साथ साथ उनके यात्रा के समय को सामने दिया गया है और आपसे कहा गया है कि उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मतलब जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको छांटने हैं। पहला नंबर पे दिया गया है अलबरूनी, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। मोहम्मद महमूद गजनबी के साथ भारत आता है और आने के साथ ही साथ वो किताब उल हिंद या तारीख हिंद नामक पुस्तक की रचना करता है। समय इसमें दिया गया है 12वीं शताब्दी और आपको अच्छे से पता है कि अलबरूनी का भारत आगमन 11वीं शताब्दी की घटना है, ना कि 12वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी में लगभग 1000 से लेकर के 1028 तक कई आक्रमण करता हुआ महमूद गजनबी नजर आया था और ये 12वीं सदी की घटना नहीं है। तो आपका ये सही सुमेलित नहीं है। चूंकि आपसे पूछा है कौन सा नहीं है तो इसको हम टिक कर लेते हैं, ये सही सुमेलित नहीं है। इब्न बतूता हमने अभी चर्चा की 24वीं सदी में आया था, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है 13वीं। अगेन ये भी सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद तीसरा दिया हुआ है फ्रांसवा वर्नियर 11वीं शताब्दी। फ्रांसवा वर्नियर मुख्य रूप से फ्रांस का रहने वाला था और इसने जब भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हो गई थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई ठीक उसी प्रकार, तो वहां पर इसने 17वीं सदी के आसपास भारत की यात्रा की थी। तो बर्नियर का संबंध 17वीं सदी से है, ना कि 11वीं सदी से। तो ये स्टेटमेंट भी सही से करेक्ट नहीं है। तीनों ही सही मिलान नहीं दिए गए हैं, सुमेलित नहीं है। क्योंकि तीनों ही सुमेलित नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, क्योंकि यहीं पर 1, 2 और 3 दिया हुआ है और तीनों ही सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इजी क्वेश्चन, अगेन थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। एक तरफ आपका पुस्तक का नाम दिया गया है मध्यकाल की और साथ ही साथ दूसरी तरफ आपको उसके लेखक का नाम दिया गया है और आपसे कहा गया है कि इसमें से आपको मिलाना है और उसके अकॉर्डिंग उसके कूट का चयन करना है। एक एक करके देखते हैं और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए कि कई बार होता क्या है, कई पुस्तक हमको ऐसी देखने को मिलती है इनका नाम हमने शायद कभी नहीं सुना होगा। तो ऐसे में सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन ये होना चाहिए ऐसे प्रश्नों में कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए, एलिमिनेट करने की कोशिश करिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं हो सकता है।
जिससे आपको आंसर ढूँढने में आसानी हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इन चारों ही अगर आप पुस्तकों को देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको सबसे ज़्यादा जो नोन पुस्तक देखने को मिलेगी मेरे अकॉर्डिंग वो आपको हो सकती है हुमायूँ नामा। क्योंकि कहीं न कहीं ये हुमायूँ के वृत्तांत पर आधारित है, जीवन वृत्तांत पर, और आप सभी अच्छे से परिचित हैं हुमायूँ रामा की रचना उसकी ही बहन गुलबदन बेगम ने की थी। ये बहुत ही फेमस फैक्ट है, उन बच्चों को पता होता है। तो यहाँ पर बी को आप सीधे-सीधे मिला सकते हैं 3 से गुलबदन बेगम, ठीक है? अब यहाँ पर कोशिश करिए आइडेंटिफ़ाई करने की कौन से आंसर सही नहीं हो सकते। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बी का 3 है और यहाँ पर बी का 2 दिया हुआ है, ये काट दीजिए। बी का 1 दिया हुआ है, ये काट दीजिए। अब आपके पास बच गए सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ऑप्शन, कौन-कौन से? बी और सी, ठीक है? हालाँकि मुझे तो सारे लेखकों का नाम पता है, लेकिन फिर से हम यूज़ करेंगे एलिवेशन मेथड। यहाँ पर देखिए, अगर बी का अगर 3 होगा तो ए का क्या हो जाएगा? 4, ठीक है? आपने निकाल लिया। तो इसका मतलब बादशाह नामा का जो लेखक है वो कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है? अब बच रहा है कन्फ्यूज़न सी और डी को लेकर के और 1 और 2 को लेकर के। अब यहाँ पर आप अगर थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे तो आप ईज़िली आंसर निकाल पाएँगे। कैसे? इसमें देखिए, एक पुस्तक का नाम है चार चमन और एक पुस्तक का नाम है मुंतखाब उल तवारीख। मुंतखाब उल तवारीख मध्यकाल की पुस्तक है। नाम भी देखेंगे तो कहीं न कहीं ये शब्द जो आपको दिखेगा वो इस्लाम से संबंधित दिखाई पड़ेगा और वहीं पर ये शब्द सामान्य हिंदी की भाषा का है। दोनों लेखकों को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक इसमें कहीं न कहीं जो है भारत का लोकल दिखाई पड़ रहा है और वहीं पर एक जो है इस्लामी दिखाई पड़ रहा है ना? इस्लाम धर्म का कोई लेखक दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में आप ईज़िली कैरी कर पाएँगे मुंतखाब उल तवारीख को अब्दुल कादिर बदायूनी से, और बचा हुआ चार चमन आपका मैच करेगा चंद्रभागा से। तो डी का हो गया 1 और सी का हो गया 2। जो ऑप्शन नंबर बी आपका है वही आपका क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। ठीक है? तो कभी-कभी होता है कि हमें चीज़ें नहीं पता होती हैं, फिर भी आप ईज़िली इस मेथड से कैसे उत्तर निकाल पाएँगे, ये मैंने आपको करके दिखाया। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि आप कैसे अच्छे से इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन को इतने यहीं पर एंड करते हैं। हम अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी आपसे और मैं आपको सोर्सेस ऑफ मिडावल इंडिया के कुछ और क्वेश्चन करवाऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।